नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। क्या आप कम रिस्क में अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं? क्या कुछ पैसा छोटी अवधि के लक्ष्यों के लिए और कुछ लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए रखना चाहते हैं? तो ऐसे में म्यूचुअल फंड आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है। म्यूचुअल फंड में आप जब चाहे तब निवेश कर सकते हैं। एक दिन से लेकर सालों तक निवेश करने की सुविधा म्यूचुअल फंड में आपको मिलती है, लेकिन निवेश करते वक्त आपको बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए और वो बातें हम आपको बताते हैं हमारे शो म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। चलिए शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। आज आपको हम बताएंगे कि मार्केट में उतार चढ़ाव का डेट फंड पर कितना असर पड़ता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या डेट फंड से आप कमा सकते हैं 10% तक का सालाना रिटर्न। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड का प्रदर्शन बहुत ही खराब चल रहा है, तो क्या इसमें निवेश रोक देना चाहिए? और फंडनामा में आज एक्सिस मिड कैप या फिर डीएसपी मिड कैप दोनों में कौन ज्यादा बेहतर है, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से। और हमारे साथ आज शो में जुड़ रहे हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर रूंगटा सिक्योरिटीज से हर्षवर्धन रूंगटा। हर्ष, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। कैसे हैं? मैं ठीक हूं स्वाति, थैंक यू वेरी मच। और दिवाली की तैयारी पूरी हो गई एकदम? चल रही है, अभी तो शुरुआत हुई है, बाकी सर चलिए यहाँ पे सवाल जवाब भी कर रहा है, तो आई एम होपिंग। ओके, यहाँ पर हम पहला सवाल ले लेते हैं। सागर जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल उनका क्वेश्चन तब तक ले लेते हैं। सागर को करीब 10 लाख रुपए एक मुश्त निवेश करना है हर्ष, लो ड्यूरेशन फंड में। सवाल ये पूछा है कि क्या बाजार के करेक्ट होने का इंतज़ार करें निवेश के पहले, या फिर बाजार के उतार चढ़ाव को दरकिनार करते हुए बस निवेश कर दें। साफ सीधे शब्दों में अगर जानना चाहे तो ये पूछ रहे हैं कि क्या मार्केट के उतार चढ़ाव का असर डेट फंड के परफॉर्मेंस पर होता है या नहीं। बताइए, इंटरेस्ट रेट का मुझे लगता है कि मार्केट से इनका मतलब है कि जो ब्याज दरों में उतार चढ़ाव है उसको ये रेफर कर रहे हैं। कितना इम्पैक्ट पड़ता है उसका डेट फंड पर हर्ष? आपने सही समझा स्वाति कि इन्होंने जो मार्केट का उदाहरण जो वर्ड यूज किया है, मैं भी यही एज्यूम कर रहा हूं कि ये इंटरेस्ट रेट के जो मूवमेंट है उसको कंपेयर करना चाह रहे हैं डेट फंड के परफॉर्मेंस से। क्योंकि इक्विटी मार्केट का जो उतार चढ़ाव है उससे उनका लो ड्यूरेशन फंड का आई एम श्योर ये समझते हैं कि उसका लिंक नहीं है, रियली स्पीकिंग। तो वेल, पहली बात, अगर ये लो ड्यूरेशन फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और लो ड्यूरेशन फंड का अगर हम स्टेडी मैंडेट देखें तो उसमें बहुत क्लियरली दिया गया है कि जो एवरेज मेच्योरिटी होगी जो सारे पेपर्स होल्ड करते हैं वो करीबन 1 साल की है। तो इंटरेस्ट रेट मूवमेंट अगर होता है तो उसका जो असर होता है वो लॉन्ग टर्म पेपर्स पे ज्यादा होता है और शॉर्ट टर्म पेपर्स पे कम होता है। क्योंकि इनकी ड्यूरेशन, जो पोर्टफोलियो की ड्यूरेशन एवरेज मेच्योरिटी है वो है 1 साल की। जो इम्पैक्ट, मान लीजिए अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता भी है या घट भी बहुत शार्पली नीचे जाता है, ऊपर जाता है, इतना फर्क फंड में नहीं पड़ेगा जितना कोई लॉन्ग ड्यूरेशन फंड पे पड़ता है। तो मेरा सुझाव है कि क्योंकि सागर को एक टेम्पररी पार्किंग ऑफ फंड चाहिए कि भाई मुझे पैसे लगाने कहीं पे, जब चाहिए मुझे मिल भी जाए, तो अगर वो वेट करते रह जाएंगे तो वो पर्पस ही डिफीट हो गया। तो अगर ये तुरंत इन्वेस्ट करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ज्यादा वोलेटिलिटी ऐसे भी लो ड्यूरेशन फंड में होने नहीं वाली। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये फिर भी थोड़ा एप्रीहेंसिव है, थोड़ा घबरा रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट मूवमेंट होगा, किसी ने ये शायद इन्हें कहा होगा कि भाई इंटरेस्ट रेट मूवमेंट की वजह से डेट फंड में लॉस भी हो सकता है, अगर ऐसा इनके मन में कोई भी अगर डाउट है तो ये बैंक फिक्स डिपॉजिट कर लें। ऐसा नहीं है कि इन्हें डेट फंड में ही करना जरूरी है, ये बैंक की फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हैं। 6 महीने की, 9 महीने की या 1 साल, जैसे इनका ड्यूरेशन है उस बेसिस पे ये बैंक की फिक्स डिपॉजिट कर लें। लेकिन वेट करने से ये पूरा पर्पस एक्चुअली डिफीट हो जाएगा। उन्हें पैसे 1 साल के अंदर में चाहिए
तो आप वेट करते रह जाएंगे तो फिर उसमें कमाने का तो मौका आपका पूरा। हालांकि हर्ष, इन्होंने कहीं पर भी मेल में ये जिक्र नहीं किया है कि वो कितने वक्त के लिए निवेश करना चाहते हैं। इन्होंने सिर्फ कहा कि 10 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट है और इन्होंने लो ड्यूरेशन कैटेगरी की बात कर ली है। तो अगर ये मान के चले कि इनका ड्यूरेशन थोड़ा लंबा है, शायद ये 1 साल से कम के लिए निवेश की जगह नहीं तलाश रहे हैं, तो वैसे में क्या विकल्प रहता है डेट कैटेगरी में? वेल, अगर मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली लो ड्यूरेशन फंड पूछा, अगर हम एक इन्वेस्टर की क्वेरी समझें, तो अगर ये सिर्फ एक चीज, अगर इनकी क्वेरी आती कि भाई मुझे डेट फंड में निवेश करना है और मैं 2-3 साल के लिए करना चाहता हूँ, तो ये डेफिनेटली एक डेट एलोकेशन का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इन्होंने बहुत स्पेसिफिकली लो ड्यूरेशन फंड बोला है। तो ये दर्शाता है कि इन्होंने थोड़ा बहुत तो रिसर्च किया है और अपनी टाइम होराइजन को मैच करते हुए उन्होंने कोई स्कीम चूज की है। लेकिन नेवरदलेस आपका जो सवाल है कि अगर इनका टाइम ड्यूरेशन 1 साल का स्ट्रिक्टली नहीं है और अगर ये थोड़ी और लंबी अवधि के लिए करना चाहते हैं एज ए डेट एलोकेशन, तो मेरा मानना है कि शॉर्ट टर्म फंड जो है वो बहुत ही अच्छी कैटेगरी है एक डेट इन्वेस्टर के लिए, जो फायदा भी उठाना चाहते हैं, इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का थोड़ा बहुत भी उन्हें एक कैपिटल गेन्स के रूप में थोड़ा फायदा मिले, और एक डेट एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें एक बहुत अच्छा कैटेगरी है, वो है शॉर्ट टर्म डेट फंड जी। तो ये या तो शॉर्ट टर्म डेट फंड चूज कर सकते हैं इफ इट्स अ डेट एलोकेशन। ओके, ऑलराइट। अगला सवाल लेते हैं यहाँ पर। समीर हमारे साथ दुबई से जुड़ रहे हैं फोन लाइन पे। समीर जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। आपकी प्लानिंग तो बहुत ही बढ़िया है, डिटेल्स हमारे पास है, सवाल जो है वो क्विकली पूछ लीजिए। समीर जी। ठीक है, मैंने हाँ बोलिए। मैंने सवाल तो भेज दिया था, वही मेरे कुछ क्वेश्चंस है, उससे रिलेटेड ही मुझे प्रोफाइल के ऊपर और आंसर चाहिए। आपको ये एक शंका है कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो ओवर डाइवर्सिफाइड तो नहीं है, राइट? एग्जैक्टली। तो एक एक करके सवाल ले लेते हैं। इनके 3-4 सवाल हैं हर्ष। ठीक ठाक पोर्टफोलियो में फंड है 8 और 4 12, और इसके अलावा कुछ डेट फंड्स भी हैं। बताएं देखकर कि ये आपको ओवर डाइवर्सिफाइड लग रहा है या नहीं लग रहा। समीर जी, आपका पोर्टफोलियो मैंने देखा पूरा, आपने ब्रोकर के थ्रू, आपने कोई एडवाइजर के थ्रू आपने करीबन 4 स्कीम्स ले रखी हैं, 8 स्कीम्स आपने खुद से सिलेक्ट की है और 4 स्कीम्स आपकी डेट फंड हैं जिसके थ्रू आप एसटीपी के जरिए इक्विटी में निवेश कर रहे हैं। तो ये कंसर्न आपका जेन्युइन है कि भाई क्या मेरे पास बहुत सारी स्कीम्स तो नहीं होगी पोर्टफोलियो में, क्योंकि हमने अक्सर कहा है कि बहुत सारी स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में रखने से डुप्लीकेशन होता है। लेकिन अगर हम आपका पोर्टफोलियो, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसमें थीमेटिक फंड भी है, लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, इंटरनेशनल फंड है, आपने जो अलग अलग कैटेगरीज में इन्वेस्ट किया है, तो ये बहुत नेचुरल सी बात है कि आपके पास ज्यादा स्कीम अपने पोर्टफोलियो में होंगी। डुप्लीकेशन स्टैंड पॉइंट से अगर मैं देखता हूँ इस पोर्टफोलियो को, तो बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक यू कैन कंटिन्यू, और इसमें कोई वो डर जो आपके मन में था कि बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन हो गया, वो नहीं है। सिर्फ आपको आगे जाते हुए आप इन्हीं स्कीम्स में टॉप अप करिए रादर देन एडिंग एनी मोर स्कीम्स इन द सेम कैटेगरी। इनके पोर्टफोलियो में कई सेक्टोरल फंड्स आपको या थीमेटिक फंड दिख रहे हैं हर्ष, उस पे आपकी राय? मतलब ऑलमोस्ट 3 या 4 सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स इनके पास है। थीमेटिक या सेक्टोरियल फंड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर की प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। अगर हम देखें तो इन्होंने डिजिटल जो आईटी फंड है उन्होंने ले रखा है, गोल्ड ऑफ कोर्स उनके पास है, फार्मा ले रखा है, हेल्थ केयर फंड ले रखा है, इंटरनेशनल फंड इनके पास 2 हैं। सो अगर ये कंफर्टेबल है, अगर ये सोचते हैं कि भाई ये सेक्टर्स में मुझे इन्वेस्ट करना है, ये सेक्टर्स आगे जाते पोटेंशियल है और उतना रिस्क वो ले सकते हैं, तो डेफिनेटली क्यों नहीं ऐड करेंगे अपने पोर्टफोलियो में। तो वो कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप अगर एक ही टाइप का बहुत स्कीम्स जोड़ ले तब वो डुप्लीकेशन का पैटर्न आता है। कुछ निवेश ब्रोकर के थ्रू किया इन्होंने और कुछ खुद से किया है, स्पेशली अभी पिछले कुछ महीनों में जब इनको वक्त मिला और इन्होंने रिसर्च किया, उसके हिसाब से जानना चाह रहे थे कि ब्रोकर के थ्रू जो किया है वो सही है या नहीं, या उसको कंटिन्यू करना बेहतर होगा। सो देखिए, सिंपल सी पॉइंट है कि जो दो तरीके के सवाल है। एक है जो स्कीम्स उन्होंने ब्रोकर के थ्रू लिया है, क्या वो स्कीम्स ठीक है? तो मुझे स्कीम्स में कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही। तो स्कीम वाइज उनमें कोई भी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ब्रोकर के थ्रू की जो स्कीम्स है वो बंद करनी है एक्सेट्रा, वो करने की जरूरत नहीं है।
दूसरा सवाल जो इनका था कि क्या उन्हें ब्रोकर के थ्रू कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि उनके पास डायरेक्ट प्लान भी ऑलरेडी है, खुद से रिसर्च करके अब डायरेक्ट प्लान में करना शुरू कर चुके हैं। तो वेल ये डिसीजन जो भी है ये डिपेंड करता है कि आपका जो ब्रोकर है, आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो आपके इन्वेस्टमेंट में कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है। एडवाइस के रूप में होगा, आपके मॉनिटरिंग जो आपका स्कीम मॉनिटर करना पोर्टफोलियो को, सर्विसिंग कैसी करते हैं, क्योंकि आप इंडिया में नहीं है, आप बाहर हैं, हो सकता है ऐसी कोई चीजें हो जो आपको यहाँ पर आपको कोई तो हो यहाँ पर जो मैन्युअली सर्विस करके दे। तो अगर ये सारी चीजें आपकी कंफर्टेबली चल रही है तो आप ऑब्वियसली कंटिन्यू करें। अगर आपको दिखता है कि कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है तो आप उसे डायरेक्ट प्लान में शिफ्ट कर लें, ताकि आपका थोड़ा खर्चा बच जाएगा उस चीज में। डायरेक्ट की जो TER है, जो एक्सपेंस रेशियो है, और ब्रोकर के थ्रू जो एक्सपेंस रेशियो ऑब्वियसली ब्रोकर के थ्रू थोड़ा ज्यादा है। तो ये प्योरली डिपेंड करता है कितना वैल्यू ऐड किया जा रहा है आपके पोर्टफोलियो में। आप हैं हमारे साथ? हाँ, यस आई एम देयर। तो मोटा मोटी सारे सवालों के जवाब मिल गए आपको? यस ऑलमोस्ट ऑल आर आंसर प्रॉपर्ली। वही मुझे मेन जानना था कि कहीं ज्यादा डाइवर्सिफाइड तो नहीं है, तो मैं थोड़ा उसको और थोड़ा क्लिक कर देता था। ओवर डाइवर्सिफाइड नहीं है, हर्ष ने बताया आपको। आप जितना है उसको कंटिन्यू कीजिए, और उसमें अब और पोर्टफोलियो में नए फंड्स और ज्यादा ऐड मत कीजिएगा, इसको ख्याल रखिए। श्योर। ओके, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। ओके सर। अगला सवाल सुभाष जी का लेते हैं। सुभाष जी ने सवाल भेजा है अपना ईमेल के जरिए। पूछा है कि क्या डेट फंड में 10% का सालाना रिटर्न मिल सकता है या फिर नहीं। बताइए कि 10% के रिटर्न की उम्मीद करना डेट फंड में ज़्यादा है या फिर रियलिस्टिक है ये? देखिए स्वाति, डेट फंड का जो कंस्ट्रक्शन है, डेट फंड जो बनाए गए हैं, उनका जो डिजाइन है, जो उनकी पोटेंशियल है, या जो उनका स्ट्रक्चर है, आप कुछ भी समझ लीजिए, ये 10% के ऊपर का रिटर्न देने के लिए बने ही नहीं है। तो अब ये सवाल उठता है कि 10% के ऊपर रिटर्न अभी मिला है कई इन्वेस्टर्स को, ये एक्सपीरियंस को, गिल्ड फंड्स में भी उन्हें अच्छा रिटर्न मिला होगा। तो ये एक्सेप्शनल केसेस हैं। आपको समझना है कि जब इंटरेस्ट रेट घटता है, एक शार्प डिक्लाइन होता है, कि बहुत तेजी से अगर इंटरेस्ट रेट घटा है तो म्यूचुअल फंड को कैपिटल गेन्स होता है, उनको जो इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं उस पर उनकी वैल्यू बढ़ती है, तो वन टाइम का कैपिटल गेन्स होता है। अगर हम रिटर्न को ऐड करें तो डेट फंड्स में इनकम कैसे होती है? एक है जो कूपन पेमेंट। अगर आपने कोई भी डेट पेपर ले रखा है, कोई भी बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रखा है, उस पे जो इशुअर है वो आपको इंटरेस्ट देता है, तो वो है कूपन पेमेंट जो फंड हाउस को मिलता है जी। उसके अलावा जो है वो है कैपिटल गेन, विच मींस कि अगर इंटरेस्ट रेट घटता है तो बॉन्ड की वैल्यू बढ़ती है। इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तब जाके म्यूचुअल फंड के रिटर्न एक इन्वेस्टर को मिलता है, और उसमें से फंड हाउस के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो माइनस किए जाते हैं। तो जो स्ट्रक्चर है, अगर आप एक अच्छे पेपर में इन्वेस्ट करते हैं, AA या AAA पेपर में इन्वेस्ट करते हैं, 10% ऊपर का कूपन रेट होता नहीं। तो ये जो फिनोमेना है कि मुझे 10% के ऊपर रिटर्न कंटिन्यूअसली चाहिए, वो नहीं मिलेगा। वंस इन अ वाइल अगर आपको कोई एक्सेप्शनल केसेस हो गए इंटरेस्ट रेट घटने के, तो आपको प्रॉफिट मिल सकती है। तो मेरा कहना यह है कि क्योंकि इनके सवाल एक बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है, बोला डेट फंड में मुझे 10% के ऊपर मिल रहा है आज की तारीख में, और इक्विटी में इतना रिस्क क्यों लूं मुझे 10% के ऊपर डेट फंड में मिल रहा है। तो क्वेश्चन सिंपल है कि आप अगर रिटर्न खाली स्पेसिफिकली देख रहे हैं तो डेट फंड में 10% के ऊपर कंटिन्यूअसली रेगुलरली मिलना मुश्किल है। वंस इन अ वाइल हो सकता है आपको कोई पीरियड में मिल जाए। ओके। इक्विटी ऑन द अदर हैंड ना, उसका जो स्ट्रक्चर, उसका कोई अपर लिमिट नहीं है। इक्विटी का क्या, वो अपनी कंपनी के परफॉर्मेंस और इकोनॉमी से लिंक होता है। जी। तो उसमें रिस्क और वोलेटिलिटी डेफिनेटली ज्यादा है, लेकिन SIP के जरिए आप वो वोलेटिलिटी को मिटिगेट कर सकते हैं। ओके, क्विकली एक और सवाल ले लेते हैं। यहाँ पर सम्राट बैनर्जी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पे। सम्राट जी नमस्ते। नमस्ते मैडम। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड से आप थोड़ा परेशान हैं, राइट? हाँ, परेशान तो है, बट मतलब स्टडी किया बहुत, लेकिन लग रहा है कि नहीं कर रहा परफॉर्म। कितने साल से निवेश किया हुआ है इसमें? मैम मेरा पहला फंड था, 3 साल हो गए इसको। 3 साल हो गए। और कितने सालों के लिए सोच के किया था? किया तो था 5-7 साल के लिए। 5-7 साल। ओके, परफॉर्मेंस वाइज हर्ष, फंड की परफॉर्मेंस वाकई थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है। कैटेगरी आप बेंचमार्क छोड़ दीजिए, आप कैटेगरी की तुलना में भी देखिएगा तो बहुत ही कम है। तो आप क्या सलाह देंगे? इट्स अ काइंड ऑफ फोकस्ड मिड कैप फंड एक्चुअली।
एब्सोल्युटली राइट। ये जो मिड कैप 30 जो फंड है, ये फोकस्ड मिड कैप फंड है। इनका जो मैंडेट है वो बहुत सिंपल है कि वो कोई एट एनी पॉइंट इन टाइम वो 30 कंपनियों से ज्यादा ऐड नहीं करेंगे अपने पोर्टफोलियो में। तो आप ये देखेंगे कि मिड कैप इन्वेस्टिंग जो होता है ना, वो एक्चुअली डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आप फोकस्ड एटीट्यूड लेके चलेंगे ना, तो बहुत रिस्क शायद बहुत ज्यादा हो सकता है। हम मिड कैप कैटेगरी देखें, उनमें एवरेज होल्डिंग जो है वो 45 से 50 कंपनीज में वो करीबन इन्वेस्ट करते हैं। तो जो रिस्क है, जो एलोकेशन है, वो डिवाइड होकर 50 कंपनियों में चला जाता है। तो यस, आप समझ ही गए होंगे मैं कह रहा हूँ कि स्कीम से निकल जाइए। इसकी जगह पे आप अगर मिड कैप कैटेगरी में रहना चाहते हैं तो एक्सिस मिड कैप एक फंड है जो आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। ओके, तो इससे निकलने की सलाह मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 से, और अगर शिफ्ट करना है मिड कैप में तो एक्सिस मिड कैप एक आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। सम्राट जी, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हम पूरी करेंगे। आप सभी बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हमसे बात कर रहे हैं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रूंगटा, और अब हम रुख करते हैं सीधे अपने खास सेगमेंट फंडनामा की तरफ। और फंडनामा में आज हम हर्ष से जानेंगे कि भाई एक्सिस मिड कैप और डीएसपी मिड कैप, इन दोनों में इनकी पसंद क्या है। इस पे हमारी पहले बात हो चुकी है। हर्ष, आपको ये कंपैरिजन समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों चाहिए, लेकिन बहुत सिंपल सा ये थॉट था कि भाई जब लोगों के सामने ऑप्शंस होते हैं, एक मिड कैप, दोनों अच्छे फंड हैं, दोनों का रिटर्न अच्छा है, तो वो किस बेसिस पे तय करेंगे किसके साथ जाएं। तो मैं आपसे इसलिए जानना चाहती हूँ कि एक्सिस मिड कैप और डीएसपी मिड कैप में आप किसके साथ जाएंगे। अवल स्वाति, आपने सही कहा कि हर एक कैटेगरी में एक से ज्यादा फंड होंगे जो अच्छा प्रदर्शन देंगे, अच्छा फंड होगा, और हम चाहेंगे कि हम एक से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन हमें अगर एक ही चूज करना है तो मेरा चुनाव रहेगा एक्सिस मिड कैप फंड पे। और उसका 2-3 कारण है। मिड कैप इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी देखते हैं तो एसेंशियली ग्रोथ ओरिएंटेड होता है, कि वो चाहते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट थोड़ा जो बेंचमार्क और जो लार्ज कैप्स हैं उससे ज्यादा हमें अग्रेसिवली ज्यादा बेटर रिटर्न्स दें। तो अगर हम एक्सिस फंड हाउस का एक अप्रोच देखें, इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी देखें, सिर्फ मिड कैप नहीं, उनके हर एक फंड में उनका जनरली ग्रोथ को वो चेस करते हैं। तो मिड कैप कैटेगरी के लिए भी बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट होता है। अगर हम रेशियोज की बात करें और कंपैरिजन करें कि रिस्क को कितना ज्यादा ले रहे हैं, उनके वैल्यूएशन, पोर्टफोलियो वैल्यूएशन कैसी है, और जो स्टैंडर्ड डिविएशन है, जो उनके रेंज है जिसपे परफॉर्मेंस वेरी करता है, वो सब चीज अगर हम कंपेयर करेंगे तो एक्सिस के फेवर में ज्यादा आती है। उदाहरण के रूप में आपको बता दूं कि अगर हम ये पोर्टफोलियो प्राइस टू बुक वाले रेशियो अगर देखते हैं, पीबी रेशियो देखते हैं एक्सिस का, दैट इज 4.95, डीएसपी का देखते हो 3.85 है। अगर पी रेशियो से कंपेयर करते हैं तो भी उसका 32.72 का पीई है पोर्टफोलियो का एक्सिस का, और डीएसपी का है 25। तो क्लियरली ये दर्शाता है कि वो ग्रोथ को चेस कर रहे हैं और वैल्यूएशन उनका ऑब्जेक्टिव नहीं है कि भी हमें कोई सस्ती वैल्यूएशन की स्टॉक लेने, ऐसा नहीं है। अगर हम इसे अभी कंपेयर करते हैं जो रिस्क ले रहे हैं, जो बीटा से और स्टैंडर्ड डिविएशन से, कि भाई मेरा बीटा किसमें कम है, तो मार्जिनली एक्सिस का ऑफकोर्स कम है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डिविएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है ये देखने के लिए कि जो परफॉर्मेंस है स्कीम का वो कितना वेरी कर रहा है, एसेंशियली आपको बताने के लिए कि कंसिस्टेंट, उसमें भी एक्सिस का अगर आप देखें तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज मच लोअर, विच इज 18.5, और डीएसपी का देखें तो 22.35। तो ये खाली बेसिक डेटा है ये दिखाने के लिए कि ज्यादा कंसिस्टेंसी विद ग्रोथ आपको एक्सिस में दिख रहा है बिटवीन द टू। लेकिन दोनों स्कीम्स अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आप डीएसपी में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो आपको यहाँ से एग्जिट करके एक्सिस में करना है, ये नहीं कह रहा हूँ। जी, ये बात हम हमेशा दर्शकों को बता भी रहे हैं लगातार कि जब भी हम दो फंड की तुलना करेंगे तो इसका मतलब ये कतई नहीं होगा कि आप एक को बंद करके दूसरे में निवेश शुरू करें, ऐसा नहीं है। दोनों अच्छे फंड है, दोनों में कुछ चीज़ें अलग हो सकती हैं, कौन कितना रिस्क लेके कैसा रिटर्न दे रहा है उसको डिटेल में आपको अभी हर्ष ने बताया, और उसके हिसाब से एक्सिस मिड कैप इनकी नज़र में थोड़ा ज़्यादा बेहतर फंड दिखता है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए, और हम चाहते हैं कि आपके सवालों के जवाब भी हम ज़रूर दें। इसके लिए आपको अपने सवाल हमें भेजने होंगे। सवाल कहाँ भेजने हैं वो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। सवाल जब भी भेजते हैं तो प्लीज़
अपना नाम और नंबर ज़रूर लिखिए, साथ ही शो के बारे में फीडबैक भी हमें ज़रूर दीजिए। फिलहाल के लिए शो में इतना ही। बने रहिए जी बिज़नेस के साथ। नमस्कार।